हेलो जी, नमस्कार। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है अनोदर वैल्यूएबल वीडियो के अंदर पॉलिटी विद अनुराधा मैम यूट्यूब चैनल के ऊपर। देखिए, एस्टेट 2026 को लेके हम लगातार काम कर रही हैं इस यूट्यूब के प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। और हमने पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रॉमिस किया है आप लोगों से, ठीक है जी। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के यूट्यूब के ऊपर ही प्लस क्लास का कंटेंट बिल्कुल फ्री में, और उसी कड़ी में हमने आपकी यूनिट 1 पॉलिटिकल थ्योरी को पूरा कर लिया है, ठीक है। प्लेलिस्ट हमने बना दी है चैनल पे, आप जाके पूरी पॉलिटिकल थ्योरी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो जरूर से इन वीडियो को चेकआउट कीजिएगा, और अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आती है, आपको हमारी मेहनत और आपको उससे बेनिफिट हो रहा है थोड़ा सा भी, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर हमारे पूरे करवा दीजिए, फिर और भी ज्यादा जो क्या है वो एनर्जी के साथ हम आपसे मिलेंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट किए हुए हैं हमारी आईआर यूनिट को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के टाइम पे एग्जाम पास करवाने के लिए पॉलिटिकल साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट हो गई है इंटरनेशनल रिलेशन। उसके भी 4 से 5 वीडियो आ चुके हैं इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें हमने यथार्थवाद यानी कि अप्रोचेस ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन, उसके अंदर हमने आपका टॉपिक है सिलेबस का, ऑफिशियल सिलेबस का, उसमें हमने यथार्थवाद, नव यथार्थवाद, उदारवाद या कहीं आदर्शवाद को कवर कर लिया है। साथ ही हमने जो क्या है वो कलेक्टिव सिक्योरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, उसके ऊपर बात कर ली है। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर मैंने आपको करवा दिया है। सारी वीडियोस को आप चेकआउट कीजिएगा, अच्छी खासी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी इन वीडियोस को देख के पक्का से क्रिएट हो जाएगी, ठीक है जी। आज के इस क्लास के अंदर वैल्यूएबल लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ पावर की, ठीक है। देखिए, लाइफ में, स्टडी में, रिश्तों में बैलेंस बहुत जरूरी, ठीक है। विदाउट बैलेंस कुछ नहीं है, ठीक है। या तो जो क्या है वो आप दो टारगेट साथ लेके चल रहे हो, लव लाइफ और स्टडी लाइफ, अगर बैलेंस नहीं है दोनों स्पॉइल हो जाएंगे। ऐसा ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंदर हर देश क्या चाहता है, बैलेंस, ठीक है। संतुलन किसका, शक्ति का। ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, पर्सनल मत होइएगा, ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति शक्ति राजनीति, पावर पॉलिटिक्स है। हर राज्य पावर के लिए मारामारी कर रहा है, ठीक है। पावर का दूसरा नाम क्या है, इज इक्वल टू नेशनल इंटरेस्ट, और नेशनल इंटरेस्ट का नाम क्या है, हर एक राष्ट्र चाहता है, हर एक नेशन स्टेट यानी कि चाहता है अपने आप को सरवाइव रखना, अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करना। और अपने नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल कब होंगे, जब दूसरा आपके ऊपर डोन नहीं बनेगा, दादा नहीं बनेगा, आपको कोई दबाएगा नहीं, सेप्रेस नहीं करेगा, समझ गए। यानी कि दबाव की राजनीति सबसे घातक है। तो दबाव से बचने के ही तरीके हैं, ठीक है। और ये दबाव आखिर में हमको ले जाता है वर्ल्ड वार की तरफ, तो हो चुके हैं दुनिया में। जिस हिसाब से आज मिडल ईस्ट में तो कुछ चल रहा है, बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। ईरान की क्या कहें, उनका सुप्रीम लीडर भी जो क्या है वो मारा गया, और अब ईरान के अंदर क्या है हमको देखने को मिल रहा है, इजराइल ईरान का वॉर, अमेरिका भी इसके अंदर ऐड हो गया है। धीरे धीरे मिडल ईस्ट की आग बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है, और जो क्या है वो दुनिया ये अंदाजा लगा रही है कि बहुत बड़ी आर्थिक महामंदी, साथ साथ तेल संकट, और इसी के साथ अगर हम कहें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के अंदर मंदी, और इवन थर्ड वर्ल्ड वार तक भी ये चीजें हमको लेके जा सकती, ठीक है। तो यहाँ हम कहें दबाव की राजनीति आखिर में युद्ध तक लेके जाती है, और युद्ध से किसी का भला नहीं हुआ। इस बात को यथार्थवादी भी एक्सेप्ट करते हैं, इस बात को आपके आदर्शवादी भी एक्सेप्ट करते हैं, न्यू रियलिस्ट भी मानते हैं, न्यू लिबरलिस्ट भी मानते हैं। तो युद्ध से बचे रहने के भैया अलग अलग तरीके आईआर के अंदर, उसमें से एक तरीका है हमारा कलेक्टिव सिक्योरिटी का, जो आदर्शवादी तरीका है शांति का। दूसरा है बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन का, ये यथार्थवादी तरीका है शांति स्थापित करने का, ठीक है। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी के ऊपर हमने डिटेल में बात कर ली, उस वीडियो को आप जरूर से देखिएगा। यहाँ हम बात करेंगे आज की जो क्या है कलेक्टिव सिक्योरिटी के टॉपिक के ऊपर, ठीक है। देखिए, सॉरी, बैलेंस ऑफ पावर के कंसेप्ट के ऊपर। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या है, शक्ति का संतुलन, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक क्या कहें आधार बेस के रूप में काम करता है ये सिद्धांत, ठीक है, समझ गए। तो बैलेंस ऑफ पावर की थ्योरी क्या कहती है, सुनिए ध्यान से, 2 मिनट में आपको अपने स्टाइल में बताती हूँ एलेबोरेट करके, फिर हम जो क्या है स्लाइड्स की मदद लेंगे। देखिए, बैलेंस ऑफ पावर की थ्योरी काम करती है इस विचार के ऊपर कि कोई भी एक देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, एक स्टेट, एक नेशन इतना मजबूत न हो जाए कि वो जो क्या है वो पूरी दुनिया को ही दबा ले, कंट्रोल कर ले, बगल वालों को जो क्या है वो जो क्या अपने अंदर
समाहित कर ली। यानी कि कोई भी एक देश इतनी बड़ी हेजेमनिक पावर नहीं बनना चाहिए कि वो तानाशाह हो जाए, निरंकुश हो जाए और दुनिया के बाकी देशों को दबाना स्टार्ट कर दे और बाकियों की प्रभुसत्ता के लिए खतरा हो जाए, सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो जाए। ठीक है, तो किसी भी एक देश को पावरफुल बनने से रोकना, इतना पावरफुल बनने से रोकना कि वो दूसरे देशों की जो क्या वो सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए खतरा न बन जाए। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये उस देश को शक्तिशाली बनने से पहले ही, है ना, उसके खिलाफ में एक और पैरेलल खड़ा कर देना। ये थ्योरी सेम वैसी है जैसे हम एक लाइन खींच दे बोर्ड के ऊपर, ये लाइन हमने लगा दी। ठीक है, अब इस लाइन को कंट्रोल करने का हमारे पास एक ही तरीका है, इसके बराबर में इससे बड़ी एक लाइन खींच देना। ठीक है, एक और तरीका है, इसके बराबर में एक लाइन खींच देना, इसके जितनी ही, जिससे क्या हो, दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे। ठीक है, और ये बैलेंस क्या करेगा, इस लाइन को ये लाइन बनने से रोकेगा। समझ रहे हो आप? यानी कि बैलेंस ऑफ पावर की थ्योरी काम करती है अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अंदर किसी भी एक देश को इतना पावरफुल बनने से रोकना कि वो वर्ल्ड लेवल पे हेजीमनी बन जाए और फिर अपनी मनमानी चलाई और पूरे इंटरनेशनल ऑर्डर को ही तबाह कर दे। ठीक है, समझ गई? हाँ, तो इसका मतलब ये है किसी भी एक देश की बढ़ती शक्ति को, ठीक है, दूसरा देश या देशों का एक समूह, ग्रुप क्या करे, बैलेंस करे। ठीक है, कोल्ड वॉर क्या था, पूरा का पूरा कोल्ड वॉर बच्चों, अगर मैं आपको बताऊं, पूरा का पूरा कोल्ड वॉर बैलेंस ऑफ पावर का एग्जांपल है। ठीक है, जहां पे हमको शक्ति के दो ध्रुव देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी कि बाइपोलर वर्ल्ड सिस्टम हम वहां पे देखते हैं। पहला क्या है, यूएसएसआर, दूसरा है आपका यूएसए। यूएसएसआर और यूएसए दोनों के बीच में बैलेंस ऑफ पावर बना रहा थी। इसी को आगे जाके जो हमारे नियो रियलिस्ट थिंकर हैं केनेथ वोल्ट, वो कहेंगे सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था तो यही थी, हाँ सॉरी, सबसे अच्छी व्यवस्था यही थी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पीस को जो क्या एस्टेब्लिश करने की, शांति बनाए रखने की, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को जो क्या है वो हैंडल किया, है ना, एक दूसरे को बैलेंस किया, और दोनों जो क्या है वो, है ना, तनाव का माहौल तो था, नो डाउट, कोल्ड वॉर के अंदर बहुत स्ट्रेस था, तनाव था, बट दोनों ही शक्तियां एक बराबर की थी। इससे क्या हुआ, शांति बनी रही, लोग टिके रहे, थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, बैलेंस ऑफ पावर। समझ गए आप? फिर हम देखेंगे पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, जिसके अंदर शक्ति का एक ही ध्रुव है, वो है हमारा अमेरिका। इसको हम क्या बोलेंगे, हमारा यूनिपोलर वर्ल्ड सिस्टम, जिसके अंदर दादा एक ही अमेरिका। और हम देखेंगे पोस्ट कोल्ड वॉर एरा के बाद, यानी कि 1991 में जब हमारा आपका यूएसएसआर का कोलैप्स हो गया और यूएसएसआर 15 अलग अलग टुकड़ों में टूट गया, उसके बाद दुनिया के अंदर एक ही हीरो बच गया, दादा बच गया, महाशक्ति बच गई। इंटरनेशनल रिलेशन की परिभाषा में अगर हम कहें तो एक ही हेजेमनिक पावर बच गई, जिसका नाम था यूएसए। और फिर अगले 20 सालों में यूएसए ने क्या मनमानी की है, जहां मन किया वहीं पे जो क्या है घुस के मार दिया, वहीं के तो क्या है वो वहीं पे जाके सैनिक ऑपरेशन कर दिया, और क्या कहा कि आतंकवादियों को मार रही है, दुनिया के देशों के अंदर हस्तक्षेप किया, या फिर मानव अधिकारों की रक्षा के नाम पे हस्तक्षेप किया, और कुछ नहीं तो तख्ता पलट करवा दिया। ठीक है, मिडल ईस्ट में अमेरिका ने हस्तक्षेप किया, खाड़ी युद्ध हुए और दुनिया भर की चीजें हुई। एशिया के अंदर हस्तक्षेप किया, पाकिस्तान को पिछड़गु बना लिया, भारत के लिए सिक्योरिटी थ्रेट हो गया। कहने का मतलब क्या है, एक जो क्या है महाशक्ति बन गई कुछ टाइम के लिए अमेरिका, और फिर अमेरिका हम देखेंगे पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका की धूम है। ठीक है, वो जैसे चाहे वैसे इंटरनेशनल रिलेशन को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करता है, डाइवर्ट करता है। ठीक है, समझ गए? उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे, अब आया, आप देखिए 10-15 साल से अब है मल्टीपोलर वर्ल्ड सिस्टम, यानी कि शक्ति के कई ध्रुव हैं, एक दादा नहीं है, दो भी नहीं है, हर देश अपने आप में दादा। ठीक है, यानी कि हर कोई अपने आप को हीरो नहीं समझता। जैसे हम देखते हैं, क्योंकि कॉलेज टीचर हूं तो ये बात मैं अक्सर एग्जांपल लेती हूँ, जब 12th पास करने के बाद नए नए बच्चे हमारे पास आते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर कॉलेज में, हर बच्चा अपने आप को, हर लड़की हीरोइन से कम नहीं समझती, हर लड़का अपने आप को हीरो से कम नहीं समझता, क्योंकि नया ब्लड होता है, नई नई लाइफ देखते हैं कॉलेज की, हर कोई अपने आप क्या समझता है, मैं ही हूँ, है ना, तो क्या है वो आपका अटेंशन ऑफ द क्लास। ठीक है, तो ऐसे ही आज के टाइम पे क्या है, मल्टीपोलर वर्ल्ड सिस्टम। समझ रहे हो आप? आज के टाइम पे काफी सारे शक्ति के नए केंद्र उभर रहे हैं, पुराने भी हैं बट नए नए उभर रहे हैं। भारत हो गया, उससे भारत से भी बड़ा कहें महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर है, चाइना हो गया, फिर हम बात करें जापान हो गया। ठीक है, तो ऐसे तो क्या है वो यूएसए, सॉरी आपका यूएसए, ये क्या है, शक्ति के कई सारे ध्रुव हैं, ब्राजील है,
ठीक है। और अगर हम बात करें बैलेंस ऑफ पावर का, मैं आपको इस टाइम पे करंट एग्जांपल दूं, ठीक है, वो है क्वाड। क्वाड क्या है? 4 देशों का समूह है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। क्या है क्वाड? ये क्वाड एक ऐसा संगठन है जो इस टाइम पे जो एमर्जिंग वर्ल्ड पावर है और आने वाले कुछ टाइम में हेजेमनी भी बन जाएगा, वो है चाइना। चाइना को काउंटर करने के लिए एक अनऑफिशियल ग्रुप है, इसका नाम है क्वाड। तो बैलेंस ऑफ पावर का सबसे बढ़िया एग्जांपल आज के टाइम पे अगर कोई है तो मेरे अकॉर्डिंग क्वाड है, ठीक है। आप इसको, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है, एग्जाम्पल इसका दे सकते हो और माइंड में इसको सेट कर लो, ठीक है। ये थी स्टोरी सारी। अब हम पढ़ेंगे क्या? अब हम पढ़ेंगे स्लाइड्स की मदद से, ठीक है। देखिए, बैलेंस ऑफ पावर एक थ्योरी है जो रियलिस्टिक अप्रोच से ज्यादा जो क्या है वो नजदीक हमको देखने को मिलती है। तो बैलेंस ऑफ पावर अंतरराष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कहता है कि रियलिस्टिक थ्योरी के अंदर इसका स्थान है बिल्कुल अत्यधिक, किसी भी एक राज्य या समूह के अत्यधिक शक्तिशाली बनने से उसको रोकना, ठीक है। यानी कि, है ना, अन्य राज्य अपनी शक्ति को संतुलित करते हैं ताकि अंतरराष्ट्रीय जो क्या है वो प्रणाली में स्थिरता बनी रही। और ये मैं क्लियर कर चुकी हूं कि हर जो क्या है वो देश चाहता है स्टेबिलिटी, स्थिरता, क्योंकि स्थिरता के अंदर ही आपका इकोनॉमिक, आपका सोशल, आपका पॉलिटिकल जो क्या है वो बैकग्राउंड मजबूत हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है। इसलिए आईआर के अंदर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पीस और शांति, स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो शक्ति संतुलन का अर्थ क्या है? देखिए, शक्ति संतुलन का अर्थ है अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में कोई भी राज्य इतना पावरफुल ना हो जाए कि वो अन्य राज्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर दे, और अन्य राज्य गठबंधन के द्वारा, पहला तरीका, सैनिक शक्ति के द्वारा, दूसरा तरीका, कूटनीति के द्वारा, तीसरा तरीका, ठीक है, यानी कि डिप्लोमेटिक रिलेशन के जरिए, आपकी जो क्या है मिलिट्री पावर के जरिए, या फिर किसी भी जो क्या है वो ग्रुप का हिस्सा होगी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उस देश की शक्ति को संतुलित करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे जीवन का मूल है संतुलन, वैसे अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मूल है संतुलन, ठीक है, बैलेंस। तो इसके बाद हम बात करेंगे सरल शब्दों में, यहाँ एक डेफिनेशन देख लीजिए आप, आपको मैंने क्लियर तो कर ही दिया है, बट देखिए, जब एक देश बहुत शक्तिशाली हो जाता है तो दूसरा देश या ग्रुप मिलकर उसकी शक्ति को संतुलित करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको ये एग्जांपल, मैंने सारे एनसीईआरटी की क्लास 12th की बुक वैश्विक जो क्या है वो समकालीन राजनीति उससे उठाए हैं, जो बॉक्स के अंदर वो होता है ना इन्फॉर्मेशन जिनको आप छोड़ देते हो, उनसे मैंने उठाए हैं। बड़ी कमाल की इन्फॉर्मेशन है, ध्यान से सुनो। देखिए, बैलेंस ऑफ पावर के हमको इतिहास में कई सारे जो क्या एग्जांपल देखने को मिलते हैं, बट मैं आपको अच्छे एग्जांपल देती हूँ एनसीईआरटी वाले। पहला हमारे सामने है नेपोलियन का फ्रांस, ठीक है। एक टाइम पे फ्रांस का जो शासक था नेपोलियन, वो इतना पावरफुल हो गया था कि उसने पूरे यूरोप को अपने कब्जे में कर लिया था, यूरोप की नाक में दम कर दिया था, ठीक है। तो फ्रांस बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया था यूरोप के टाइम पे, एक देश फ्रांस, ठीक है। फिर हम देखेंगे फ्रांस के शासक नेपोलियन को हराने के लिए पूरे यूरोप की शक्तियों को एक साथ आना पड़ा, ठीक है। और फिर 1815 के अंदर वर्ल्ड फेमस वियना कांग्रेस होती है, जिसके अंदर फाइनली कई देशों ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया और फिर फ्रांस की शक्ति को कम कर दिया, है ना, उसके उपनिवेशों को जो क्या बांट लिया। इसका मतलब क्या है? नेपोलियन की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए यूरोप की शक्तियों ने इकट्ठा होकर क्या किया? फ्रांस को कंट्रोल किया, बैलेंस किया। तो शक्ति संतुलन का पहला एग्जाम्पल हमको यूरोपीय राजनीति से देखने को मिलता है, नेपोलियन का फ्रांस, ठीक है, समझ गए। दूसरा, कोल्ड वॉर के अंदर यूएसए और यूएसएसआर, यूएसए और यूएसएसआर, ठीक है, समझ गए। अब आपको कमेंट बॉक्स में यूएसएसआर की फुल फॉर्म बतानी है वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पे 2-3 विचारक बताती हूँ, सारे क्या रियलिस्ट थिंकर हैं, यथार्थवादी विचारक, नव यथार्थवादी विचारक हैं, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, कौन सी इनकी बुक थी, उसको देख लेते हैं। देखिए भैया, सबसे पहले तो हैंस जे मार्गेनथाउ, जिनको हम क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का पितामह, 6 जो क्या प्रिंसिपल देने वाला, ठीक है, हैंस मार्गेनथाउ, यथार्थवाद को पॉपुलर करने वाला। तो मार्गेनथाउ ने क्या कहा, बैलेंस ऑफ पावर वह व्यवस्था है इसमें कई राज्यों की शक्ति इस प्रकार व्यवस्थित होती है कि कोई भी एक राज्य अत्यधिक प्रभुत्व शक्तिशाली न बन जाए, ठीक है, समझ गए। और इनकी बुक भी हैंस जे मार्गेनथाउ के आगे हम देखेंगे। उसके बाद एक और विचारक है क्विंसी राइट। क्विंसी राइट ने कहा कि शक्ति संतुलन को अंतरराष्ट्रीय स्थिरता बनाए रखने की प्रणाली के रूप में देखा।
क्या क्विंसी राइट ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति की स्थिरता बनाए रखने की प्रणाली को देखा। किसको? बैलेंस ऑफ पावर को। ठीक है, उसके बाद एक और विचारक है इंसिक्लोडे। इन्होंने क्या कहा, बैलेंस ऑफ पावर एक नीति भी है और एक सिस्टम भी है। ठीक है, समझ गए। और एक और विचारक है मार्टिन वाइट। मार्टिन वाइट ने क्या कहा, यूरोपीय अंतरराष्ट्रीय राजनीति का केंद्रीय सिद्धांत का। ठीक है, तो यहाँ बुक देख लो। सबसे पहले हेंसे मार्गेनथाउ की बुक है पॉलिटिक्स अमंग नेशन 1948। इस बुक को स्टार लगा के याद कर लीजिए। इसी बुक के अंदर 6 प्रिंसिपल हैं मार्गेनथाउ के। इसी बुक के अंदर रियलिज्म की थ्योरी मार्गेनथाउ ने दी है। इसी बुक के अंदर मार्गेनथाउ ने ये कहा है कि सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव सिक्योरिटी, शांति स्थापित करने का उदारवादी तरीका है, बट वो कठिन है। ठीक है, समझ गए। और इसी बुक के अंदर हेंसे मार्गेनथाउ ने बैलेंस ऑफ पावर के बारे में भी बात की है। गॉट इट। देखिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊं, बैलेंस ऑफ पावर को रियलिस्टिक थ्योरी का मुख्य सिद्धांत माना मार्गेनथाउ ने, बिल्कुल। फिर कहा उन्होंने, ये हमने कर लिया। उसके बाद केनेथ वोल्ट न्यू रियलिस्ट विचारक हैं और इनकी एक बुक है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 में बुक आती है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। यहीं से न्यू रियलिज्म या फिर स्ट्रक्चरल रियलिज्म या फिर वैज्ञानिक जो क्या वो संरचनात्मक यथार्थवाद हमको देखने को मिलता है। अगर आपको समझना है क्या है नव यथार्थवाद, तो वीडियो ऑलरेडी इस पे आ चुकी है। एक बार में ही आपके दिमाग के सारे पुर्जे खोल देगी वो वीडियो। नव यथार्थवाद आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, जरूर से इस वीडियो को चेकआउट कीजिएगा। उसके बाद न्यू रियलिज्म के तहत बैलेंस ऑफ पावर को इंटरनेशनल सिस्टम की प्रकृति का परिणाम माना। मैंने आपको बता दिया कि मार्गेनथाउ तो बात करता है किसकी, कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या है, सब पावर चाहते हैं, पावर की वजह से सब कुछ हो रहा है। बट मार्गेनथाउ कहता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अराजकता है, एनार्की है, स्ट्रक्चर ही खराब है, उसकी वजह से सब हो रहा है। यानी कि स्ट्रक्चर को दोष दे दिया है सारा न्यू रियलिस्ट केनेथ वोल्ट ने। और उन्होंने कहा है कि बैलेंस ऑफ पावर की जरूरत इसलिए है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्ट्रक्चर एनार्किक है। और सबसे ज्यादा जो बोला है बैलेंस ऑफ पावर के ऊपर वो बोला है केनेथ वोल्ट ने। ठीक है, ये बात भी नोट कर लीजिए। मार्टिन वाइट की बुक है, ठीक है, पावर पॉलिटिक्स। ध्यान से नोट कीजिएगा, मार्टिन वाइट की बुक है पावर पॉलिटिक्स। और इस बुक में उन्होंने बात किया है क्या, बैलेंस ऑफ पावर की। यूरोप की कूटनीति में बैलेंस ऑफ पावर की भूमिका। एक हमारे और विचारक है निकोलस स्पाइकमैन। इनकी बुक है अमेरिकन स्ट्रेटजी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, ये बुक भी आपको नोट करनी है। हो सकता है कई बार स्टेट में बिल्कुल नए विचार दे देते हैं, आपको लगेगा भैया आप क्या करें, ये तो पढ़ाई हुआ नहीं है, बहुत मुश्किल पेपर आ गया। बट कई बार वो नए थिंकर को भी उठा के दे देता है जो रिपीट नहीं हुए हो। तो निकोलस स्पाइकमैन का नाम याद रख लो। निकोलस स्पाइकमैन की किताब है क्या, अमेरिकन स्ट्रेटजी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, सारी वो किताबें हैं जिनके अंदर बैलेंस ऑफ पावर के बारे में बोला गया है। ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद जो है हमारी ये रहा शक्ति संतुलन का योगदान। शक्ति संतुलन को भू राजनीति की रणनीति से जोड़ते हैं। एक आपका जियो पॉलिटिक्स होता है पॉलिटिक्स के अंदर, जैसे आईआर होता है ना, वैसे जियो पॉलिटिक्स भू राजनीति, यानी कि एक देश दूसरे देश के साथ किस प्रकार डील करता है। इसके अंदर सबसे बड़ा जो रोल होता है काफी हद तक वो उस देश की ज्योग्राफिकल लोकेशन का होता है। वो कहाँ है, समुद्र के किनारे है, नदियों के किनारे है, बीच में है, बाहर है, ऊपर है, कहाँ है। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत मैटर करती है। और ज्योग्राफिकल लोकेशन की बातें करता एक आपका पॉलिटिकल साइंस का ही ब्रांच है जियो पॉलिटिक्स। ठीक है, तो भू राजनीति के अकॉर्डिंग भी जियो पॉलिटिक्स के नजरिए से भी जो आईआर को प्रभावित करती है काफी हद तक। ठीक है, ये मिडिल ईस्ट क्या है, सारा जियो पॉलिटिक्स का खेल है। समझ गए आप लोग। तो शक्ति संतुलन की विशेषताएं देख लो। राज्यों की समानता का प्रयास करते हैं, किसी एक राज्य का प्रभुत्व रोकते हैं, बिल्कुल। गठबंधन बनाते हैं, अलायंस बनाते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्थिरता को बनाते हैं। शक्ति संतुलन प्राप्त करना इनका उद्देश्य होता है। अलायंस बनाते हैं, ये अलायंस आपके सैनिक गठबंधन भी हो सकते हैं, आपकी अंतरराष्ट्रीय संस्था भी हो सकती है, आपकी संधि भी हो सकती है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। राज्य मिलकर शक्तिशाली राज्य के विरोध क्या करते हैं, गठबंधन बनाते हैं। उदाहरण के लिए नाटो। ठीक है, समझ गए। नाटो तगड़ा एग्जांपल है। इस नाटो को आप आज के टाइम पे बैलेंस ऑफ पावर और कलेक्टिव सिक्योरिटी दोनों के नजरिए से पढ़ सकते हैं। ठीक है, कलेक्टिव सिक्योरिटी तो इसलिए कि नाटो के सदस्य देश की, नाटो के मेंबर की सुरक्षा की जिम्मेवारी पूरे की पूरे नाटो कंट्री की। ठीक है, और बैलेंस ऑफ पावर का एग्जांपल इसलिए क्योंकि कोल्ड वॉर के टाइम पे ना नाटो ने क्या किया, वार्सा पैक्ट को बैलेंस किया। समझ गए, यानी कि अमेरिका ने यूएसएसआर को बैलेंस किया,
है ना। यूएसएसआर का गठबंधन था आपका वार्सा पैक्ट, और यहाँ था यूएसए का नाटो। तो इसको हम दोनों ही एग्जाम्पल समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद राज्य सैनिक क्षमता बढ़ाते हैं, बिल्कुल। डिवाइड एंड रूल भी बैलेंस ऑफ पावर का, बांटो और राज करो की नीति भी बैलेंस ऑफ पावर का एग्जाम्पल है जो अंग्रेजों ने भारत में किया। यानी कि आप एक मजबूत देश है, एक हेजेमनी, एक देश ऐसा है जो खूब विकास कर रहा है, ठीक है, खूब डेवलप हो रहा है, खूब लग रहा है कि आने वाले 20 साल में वो महाशक्ति बन जाएगा। क्या करो आप, एक बात पकड़ लो, हर देश के अंदर कुछ ना कुछ अंदरूनी दिक्कतें होती हैं, वहां की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर है। ऐसा नहीं है कि किसी भी देश का कोई मैटर ही ना हो, ऐसा नहीं है, ऐसा भला कोई देश नहीं है। हर देश के अंदर हमको जातीय झगड़े, भाषा के आधार पर झगड़े, सांप्रदायिक झगड़े, धर्म के आधार पर मिलेगा, नस्ल के आधार पर। तो क्या होता है कि दुनिया के जो बाकी देश जो उस देश को हैंडल नहीं कर पा रहे, उसकी पावर को दबाना चाहते हैं, कंट्रोल में लाना चाहते हैं, उस देश के डोमेस्टिक इशू को हवा देने लग जाते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, उसी देश के अंदर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते हैं। और ये आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मैं आपको एक प्रैक्टिकल या लाइव एग्जांपल दे रही हूँ। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर, पाकिस्तान और बांग्लादेश, सोचो अगर ये सब मिला के एक अखंड भारत होता तो भारत चाइना से कहीं ज्यादा आज आगे होता, मिलिट्री पावर में, सैनिक शक्ति में, या क्षेत्रफल में, संसाधनों की दृष्टि से, या फिर हम बात करें मानवीय संसाधनों की दृष्टि से, हर तरीके से अलग होता। बट आज क्या है, इंडिया से दो हिस्से हो गए, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भी एक किस्म से बैलेंस ऑफ पावर का काम करती है। एक देश है, उसका आपस में लड़वा दो, गृह युद्ध करवा दो, दो हिस्से करवा दो, अपने आप में पावर क्या हो जाएगी, आधी, बात खत्म। समझ गए ना, सबसे आसान तो यही है। तो ये भी डिवाइड एंड रूल भी बैलेंस ऑफ पावर की एक नीति, समझ रहे आप। हाँ, अब आई थिंक आप इस एग्जाम्पल के बाद कभी नहीं भूलोगे बैलेंस ऑफ पावर क्या है, ठीक है। देखिए, विभाजित करना, इंटरवेंशन करना, वहां की जो क्या है वो घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करना। अब भारत के अंदर कश्मीर इशू है, कोई देश मौका नहीं छोड़ता इसको, कश्मीर मुद्दे को भुनाने का, ठीक है। ऐसे ही हम लोग क्या है, हम भी, भारत भी ऐसे ही करता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, हर देश ऐसे ही करता है, इंटरवेंशन या फिर मुद्दों के ऊपर बातचीत करना, या उनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या करना, आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना। ये भी क्या है, सारे पैतरे हैं जी, किसी भी देश को इतना बड़ा ना बनने देने के कि तुम्हारा ही बाप हो जाए कल को, ठीक है। हाँ, तो किसी संघर्ष में हस्तक्षेप कर शक्ति संतुलन बनाना। अब यहाँ पे शक्ति संतुलन के दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो आपका होता है यूनिपोलर वर्ल्ड, एक बाइपोलर वर्ल्ड और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड। यूनिपोलर का मतलब शक्ति का सिर्फ एक ही केंद्र, जैसे पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका की नीति हमने देखी। फिर हमारा बाइपोलर, दो ध्रुव, दो दादे या दो हीरोज या दो महाशक्तियां, यूएसए और यूएसएसआर कोल्ड वॉर के टाइम पे। तो केनेथ वोल्ट ने कहा विश्व शांति के नजरिए से, मेरे अकॉर्डिंग केनेथ वोल्ट कह रहा है सबसे अच्छी व्यवस्था है बैलेंस ऑफ पावर के नजरिए से क्या, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था। तो ये बात हमेशा याद कर लो, एग्जाम में आ चुकी है कि द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था को शक्ति संतुलन के नजरिए से सबसे अच्छी व्यवस्था किसने कहा, केनेथ वोल्ट ने। और उसने कहा जब दो केंद्र होते हैं एक दूसरे को बैलेंस करने के तो युद्ध की संभावना बहुत कम होती है। और एट द एंड ऑफ द स्टोरी स्टूडेंट्स, युद्ध से ही तो बचना है, समझ रहे हो आप, युद्ध ही नहीं चाहिए हमको, क्योंकि आज के टाइम पे केमिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन, परमाणु तो क्या हथियार, इतना कुछ है, एक देश ने चला दिए तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो उदाहरण हमने देख लिया, मल्टीपल, आज के टाइम पे मल्टीपल जो क्या है हमारे सामने सत्ता के केंद्र हैं, हर देश अपने आप में क्या है, एक शक्ति का उभरता केंद्र, ठीक है। तो सैनिक गठबंधन हो गए, हथियारों के माध्यम से हो गया। देखिए, दो तरीके हैं बैलेंस ऑफ पावर को जो क्या है वो अमल में लाने के। पहला तो है हार्ड कोर पॉलिटिक्स, जिसके अंदर हम मिलिट्री एक्शन करते हैं, अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं, हथियार इकट्ठे करते हैं, जैसा कोल्ड वॉर में हो रहा था, ठीक है। अपने आप का मजबूत करते हैं सैनिक दृष्टिकोण से, हथियारों से, आधुनिक हथियारों से मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन करते हैं, अपनी पावर को बढ़ाते हैं। ये है हार्ड पॉलिटिक्स। एक है सॉफ्ट पॉलिटिक्स, इसको हम कहेंगे सॉफ्ट पावर पॉलिटिक्स। इसके अंदर क्या है, हम ना सिर्फ जो क्या है वो सैनिक शक्ति बढ़ाते हैं अपनी, बल्कि कूटनीतिक शक्ति, डिप्लोमेटिक पावर, सॉफ्ट पावर, अपनी संस्कृति, अपना कल्चर, अपने आर्थिक संबंध, अपनी अर्थव्यवस्था, इसको भी मजबूत बनाते हैं, ठीक है। तो शक्ति संतुलन के उद्देश्य आप लोग देख लीजिए, तरीके मैंने आपको बता दिए। उद्देश्य क्या ही है, वही है अंतरराष्ट्रीय स्थिरता को बनाए रखना, किसी भी एक राज्य के प्रभुत्व को बढ़ने से रोकना ताकि वो अनार्की ना हो जाए, वो दूसरे की प्रभुसत्ता के लिए खतरा ना हो जाए, सुरक्षा के लिए खतरा ना हो जाए, दूसरे को दबा ना ले, ठीक है, तानाशाह ना हो जाए,
है ना, डिक्टेटरशिप ना आ जाए, बस युद्ध की संभावना को कम करना, राज्यों की स्वतंत्रता को बनाए रखना। उदाहरण मैंने आपको दे दिया, वियना कांग्रेस, नेपोलियन, कोल्ड वार, रशिया, और आज के टाइम पे क्वाड का एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिया। क्वाड क्या है? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए का एक गठबंधन जो कि अनौपचारिक रूप से पावर को कंट्रोल करता है, किसकी? चाइना की। ठीक है, तो ये रहा। और संगठन दुनिया भर के संगठन है, ठीक है। आलोचना हमने देख ली। आलोचना हम कहें तो एक ही आलोचना है भैया। आलोचना ये है कि जब बैलेंस ऑफ पावर की थ्योरी काम करती है, सबसे बड़ा इसका लूप होल क्या है? इसका लूप होल ये है सबसे बड़ा कि जो छोटे देश वो बेचारे पिछलग्गू बन के रह जाते हैं। ठीक है, छोटे देशों की ज्यादा भूमिका नहीं है, यानी कि पर्दे के ऊपर बैलेंस ऑफ पावर की थ्योरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ बड़े देश ही छाए रहते हैं। छोटे देशों की भूमिका कंपैरेटिवली बहुत कम है। ठीक है, ये इसकी आलोचना है। बाकी तो पॉइंट बढ़ाने वाली बात है, आप बढ़ा लेना। ठीक है, देखिए, युद्ध को नहीं रोकता, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, छोटे राज्यों की भूमिका कमजोर है, बिल्कुल। शक्ति राजनीति को बढ़ावा, ये भी एक जेन्युइन क्रिटिसिज्म है। एक्चुअल में बैलेंस ऑफ पावर की जो राजनीति है, ये क्या करती है? पावर पॉलिटिक्स को बढ़ावा देता है, शक्ति राजनीति को बढ़ावा देता है। जब एक देश को लगता है कि तेरे को दबाया जा रहा है, तो वो और ज्यादा पावर को गेन करता है। ठीक है, ऐसे में क्या होता है? दोनों ही ग्रुप और पावर और पावर और पावर के चक्कर में पड़े रहते हैं, और एक टाइम पे ऐसा आता है तब निशस्त्रीकरण का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। और कोल्ड वॉर में यही तो हुआ, टेंशन इतनी बढ़ गई कि अब युद्ध होगा, अब युद्ध होगा, अब युद्ध होगा। हथियार इकट्ठे कर लिए, आखिर में निशस्त्रीकरण करना पड़ा, परमाणु संधियां करनी पड़ी। निशस्त्रीकरण की बात, डिसआर्मामेंट की बात हमने जो क्या करनी शुरू कर दी। तो पावर पॉलिटिक्स को बढ़ाता है बेवजह। ठीक है, तो ये जेन्युइन आपका क्या था? क्रिटिसिज्म था। महत्व आप देख लीजिए, आज भी काम का है, बिल्कुल जी काम का है, हमेशा ये काम का रहेगा। और ये जो तरीका है पावर को कंट्रोल करने का, कभी पुराना नहीं होगा। यानी कि ये थ्योरी आईआर के अंदर काम जो क्या है हमेशा आती रहेगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ठीक है, इसके अंदर हमने सारी चीजों को देख लिया है डिटेल से। और आखिर में अगर आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं अच्छी तरीके से और भी, ठीक है, या आपकी कोई क्वारी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, पॉलिटी विद अनुराधा मैम, सेम नाम से, वहां भी आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं। और आखिर में अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है, प्लस क्लास का कंटेंट यूट्यूब पे आप लोगों के लिए फ्री में हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो हमारी वीडियोस को, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। ठीक है, और हमको आपका एक लाइक और एक कमेंट हमको बहुत ज्यादा क्या करता है? सपोर्ट करता है, मोटिवेट करता है। और टेक केयर, बाय बाय, मिलते रहेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और बेस्ट वीडियोस के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।